नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। एक ज़रूरी मसले पर आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। 14 सितंबर 2022 को यानी कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक की और उस बैठक में आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के कई समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया। जाहिर है, इन राज्यों के जिन समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है उनमें खुशी की लहर है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश के खाटी समुदाय का संघर्ष बहुत लंबा रहा है। 50 साल से ज़्यादा से यह आदिवासी समुदाय अपने लिए जनजाति का दर्जा मांग रहा था। लेकिन जितने लोग इस फैसले से खुश हुए हैं, उससे ज़्यादा लोग बीजेपी और केंद्र सरकार से नाराज़ हो गए हैं। वो केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा से भी ये खबर आई है कि वहाँ पर आदिवासी बड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके समुदायों को आदिवासियों यानी कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि खासतौर पर चुनावी राजनीति में ये कहा जाता है कि सबको खुश करना संभव नहीं होता है। राजनीति एक तरह से मेंढक तोलने का काम है, जिसमें एक को आप तराजू में चढ़ाते हैं तो दूसरा फुदक कर बाहर हो जाता है। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान के हिसाब से फैसले करते रहते हैं। सरकारें भी अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान को नज़र में रखकर ही फैसले करती है। लेकिन किसी समुदाय को जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? किस प्रक्रिया के तहत सरकार ये तय करती है कि अमुक समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा और अमुक समुदाय को नहीं किया जाएगा? संविधान के आर्टिकल 342 में यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकती है। फिलहाल किसी आदिवासी समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहला चरण होता है समुदाय से संबंधित शोध, दूसरा चरण होता है राज्य सरकार का प्रस्ताव, तीसरे चरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रस्ताव पर विचार करता है, चौथे चरण में इस प्रस्ताव को आदिवासी मंत्रालय से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। यहाँ से यह प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास जाता है। अगर इन सभी चरणों को किसी समुदाय का प्रस्ताव पास कर लेता है तो फिर सरकार चाहे तो कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर संसद में बिल ला सकती है। तो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और पेचीदा है। इसके कई चरण हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद सरकार संसद में बिल लाकर किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो। अगर सरकार को उसमें अपना फ़ायदा, अपना नफ़ा नज़र आता है। बहरहाल, जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीतिक दल और सरकारें अपना राजनीतिक फ़ायदा और नुकसान देखकर फैसले करती रही हैं। वर्तमान सरकार के फैसलों को भी
उसी नज़र से देखा जाना चाहिए, उस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एक और अहम मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जनजाति की परिभाषा क्या है। वो कौन से मापदंड यानी कि शर्तें हैं जिसके आधार पर ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है और ये तय होता है कि अमुक समुदाय जनजाति होने की शर्तों को पूरा करता है। भारत के संविधान में आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनके इलाकों में प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय को स्थान देने का मापदंड क्या होगा या फिर जनजाति की परिभाषा क्या हो, इस सवाल का कोई ठोस जवाब संविधान में नहीं दिया गया है। आदिवासी या जनजाति की क्या परिभाषा है, इस पर सोशल साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बहस करते रहे हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कई समिति और कमीशन बनाए गए, लेकिन कोई ठोस परिभाषा अभी तक तय नहीं हो पाई है जिसे किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आधार माना जा सकता है। फिलहाल जिन मानदंडों पर किसी समुदाय के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, उन्हें लोकूर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है। इन मापदंडों के अनुसार किसी समुदाय में 5 चीजें देखी जाती हैं, जिस आधार पर उसे जनजाति घोषित किया जा सकता है। इसमें पहला है आदिम लक्षण, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, तीसरा है भौगोलिक अलगाव, मुख्यधारा के साथ संपर्क में संकोच चौथा है और आखिरी है पिछड़ापन। किसी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाना इतना अहम सवाल क्यों है? इस पर इतना संघर्ष और झगड़ा क्यों है? जब हम और आप लोग इन मसलों को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये आरक्षण की लड़ाई है। नौकरियों में या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण के लिए लोग जनजाति का दर्जा पाना चाहते हैं। यह पूरी तरह से गलत बात नहीं है, लेकिन यह पूरा सच भी नहीं है। आदिवासियों के मामले में अगर आप देखेंगे तो भारत में 705 आदिवासी समुदायों को जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। इनमें से 75 आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनको पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ये आदिवासी समुदाय विशेष रूप से पिछड़े हुए आदिवासी समुदाय माने जाते हैं। इनमें से कई आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या में या तो ठहराव है या उनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है, उनका वजूद खतरे में है, वो विलुप्त होने के कागार पर हैं। भारत में विस्थापित हुआ हर चौथा व्यक्ति आपको आदिवासी मिलेगा। जब हम इस पृष्ठभूमि में इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ पाएं कि संविधान में आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की पांडो जनजाति को पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इस समुदाय के कुछ लोगों के नाम के साथ उनके समुदाय के नाम की स्पेलिंग में मामूली सा फर्क हो गया है। किसी के नाम के साथ पांडो लिख दिया गया है तो किसी के नाम के साथ पंडो या फिर पंडो लिखा गया है। इस फर्क की वजह से इस समुदाय के कुछ समूह जनजाति की सूची से बाहर हो गए हैं। अब इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की कम से कम 11 जनजातियों के पर्यायवाची शब्दों को जनजाति की सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोंड और कोंद के भ्रम को भी मिटा दिया गया है। तो दोस्तों, किसी भी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलना एक बड़ा फैसला होता है, एक बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि उस समुदाय को संविधान की सुरक्षा का कवच मिलता है।
उस समुदाय को अपनी जीवन शैली, अपनी संस्कृति, भाषा बोली के अलावा अपने संसाधन यानी कि जल, जंगल, ज़मीन को बचाने का एक औजार मिल जाता है। उसको पैसा जैसे कानून मिल जाते हैं। लेकिन जनजाति की सूची में कौन समुदाय शामिल होगा, ये एक बेहद पेचीदा और राजनीतिक मसला बना हुआ है। देश में संविधान लागू होने के बाद से लगातार ये बहस चली है। कई कमेटी और कमीशन बने हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से जनजाति को परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी कमेटी या कमीशन इस बात में कामयाब नहीं हो पाई कि वो एक परिभाषा तय कर दे। शायद ये बेहद मुश्किल काम है भी, लेकिन सरकारें और राजनीतिक दल कम से कम ये इच्छा शक्ति दिखा सकते हैं कि जो समुदाय डिज़र्व करते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो और उनके प्रस्तावों पर लंबा समय ना लगे। इसके साथ साथ चुनावी और राजनीतिक कारणों से उन समुदायों को अनुसूची में न डाला जाए जो डिज़र्व नहीं करते हैं। मैं भी भारत को लगातार आपका समर्थन मिलता रहता है, आपका फीडबैक हमें लगातार पहुंचता है। हमारी कोशिश होती है कि जो फीडबैक आप हमें देते हैं उसको हम अपनी रिपोर्टिंग में इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।